बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप के सब खैर आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम वेव का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। फ़र्स्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि वेव की डेफिनेशन, वेव क्या होती है, वेव का मकसद क्या है, क्यों इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर हमने देखा था इसकी मैकेनिज़्म कि मैकेनिज़्म मतलब कि वेव कैसे बनती है और आगे जो हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं वो डिस्टर्बेंस आगे कैसे मूव करता है। ठीक है, ये हमने सारी बातें उसमें देखी थी फर्स्ट वीडियो में, वेव के फर्स्ट लेक्चर में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वेव को हमने कितने हिस्सों में कैटेगराइज़ किया है, उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो हमने कितनी बनाई है, उसकी जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं। ठीक है, तो हमारी बुक में जब वो 2 टाइप्स को मेंशन किया गया है और उन दोनों टाइप्स में एक टाइप को जब वो थोड़ा सा डिटेल के साथ जब वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो हम अब इसको डिस्कस करते हैं कि वेव की जो कैटेगराइजेशन है वो कितनी किस्म की है। तो पहली जो टाइप है बेटा वो हमारी बुक में जो मेंशन की हुई है, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, ठीक है जी। फर्स्ट टाइप इज़ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव आर दोज वेव which require some material medium to propagate, कि ऐसी वेव जिनको गुज़रने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। बिना उस मीडियम के हमारी जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर वो मीडियम होगा तो ही हम अपनी एनर्जी को आगे भेज सकते हैं। अगर वो मीडियम नहीं है तो हमारी एनर्जी आगे प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी। तो ऐसी वेव को हम नाम देते हैं बेटा मैकेनिकल वेव। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रस्सी है, उस रस्सी को हमने क्या किया, ऑसिलेट करवाया। ठीक है, पहले रस्सी बिल्कुल ऐसे बड़ी शांति में थी, उसके पार्टिकल जो हैं वो बड़े ही ऐसे शांति में पड़े हुए थे, बड़े ही रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में पड़े हुए थे। तो हमने क्या किया, रस्सी के एक सिरे को पकड़ा और इसके एक पार्टिकल को ऐसे उछाला, मतलब उसको हमने ऑसिलेट करवाया, मतलब हमने उसके ऊपर वर्क किया, उसको एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने उसको क्या किया, ऑसिलेट करवाया। अब जब ये ऑसिलेट होगा मतलब इसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगी और ये अगले पार्टिकल्स को ऐसे डिस्टर्ब करता जाएगा और आगे आखिर तक जब वो इसकी डिस्टर्बेंस पहुंचेगी तो रस्सी के अंदर एक ऐसा पैटर्न हमें दिखने को मिलेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास एक पैटर्न ऐसा दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक पैटर्न हमें मिलेगा और इसी पैटर्न को हमने क्या नाम दे रखा है, वेव नाम दे रखा है। तो मतलब इस रस्सी के ऊपर ये जो वेव है ये ट्रैवल कर रही है। तो अब रस्सी में अगर आपको वेव को ट्रैवल करवाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, रस्सी चाहिए, राइट। रस्सी होगा तो ही उसमें डिस्टर्बेंस पैदा की जाएगी, तो ही हमारी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो पाएगी। अगर रस्सी ही नहीं है, वो मीडियम ही नहीं है, तो हम कैसे रस्सी के थ्रू अपनी एनर्जी को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो इस वेव को जिसमें हमें मीडियम चाहिए, इसमें रस्सी क्या होगा, इसमें रस्सी को हम बोलेंगे मटेरियल मीडियम। ठीक है, इसमें रस्सी क्या होगा, एक मटेरियल मीडियम होगा। और इस मटेरियल मीडियम की वजह से हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस ठीक है, वो किधर ट्रैवल कर रही है, वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है एनर्जी। तो हमारी एनर्जी इधर आगे बढ़ रही है और जिस तरह आप पहला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा, इसी तरह आखिरी पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा, बल्कि हर पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। इस रस्सी का हर पार्टिकल क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। और हर पार्टिकल के ऑसिलेट करने की वजह से उस रस्सी में एक पैटर्न बनेगा, उस मीडियम में एक पैटर्न बनेगा।
और उस पैटर्न के थ्रू हमारी जो डिस्टर्बेंस है वो क्या करेगी, आगे मूव कर जाएगी। तो ये जो पैटर्न बनेगा, इस पैटर्न को हम नाम देंगे वेव। लेकिन चूंकि ये वेव गुजरने के लिए इसको रस्सी चाहिए, एक मीडियम चाहिए, फिर हमने उसी पैटर्न का नाम क्या रख दिया, मैकेनिकल पैटर्न, दैट इज़ मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो हम अपनी एनर्जी को मैकेनिकली हम उसको आगे भेज रहे हैं। हमने उसको पकड़ा, डिस्प्ले फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट किया, तो मैकेनिकल वर्क किया, तो मैकेनिकली तरीके से हमारी जो एनर्जी है वो आगे जा रही है। इसीलिए हमने इस वेव को क्या नाम दिया, मैकेनिकल वेव। इसमें हर पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो यस, यहाँ से एक और हमने रिजल्ट तैयार किया कि मैकेनिकल वेव को गुजरने के लिए हर पार्टिकल को ऑसिलेट करना पड़ेगा। यस, पॉइंट टू बी नोटेड कि एवरी पार्टिकल शुड वाइब्रेट, एवरी पार्टिकल शुड ऑसिलेट टू प्रोपोगेट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रिंग। यस, इसमें हर पार्टिकल आपको क्या करता हुआ दिखाई देगा, ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं कि इन मैकेनिकल वेव every particle will oscillate due to which energy is ट्रांसफर्ड। ठीक है जी, यानी कि इस वेव में पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है इन जनरल, आम लफ्ज़ों में। ठीक है, इस लाइन लिखने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के ऑसिलेशन की वजह से वो एनर्जी जो है वो मैकेनिकल तरीके से आगे भेजी जाती है, आगे प्रोपगेट होती है। सो सच टाइप ऑफ वेव इज़ कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ठीक है, ये तो मैंने एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दी है। इसी तरह पानी की सरफेस के ऊपर, पानी में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उसमें आपके पत्थर को फेंकें या एक टब लेकर उसके एक कॉर्नर पे आप जो वो उसको पेंसिल की मदद से उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। ठीक है, तो क्या होगा, उस पानी की सरफेस के ऊपर रिपल्स, वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो पानी में आपने पेंसिल की मदद से डिस्टर्बेंस क्रिएट की, तो जिससे क्या होगा, पानी जिस जगह पर आप पेंसिल को ऐसे डिप करेंगे तो वहाँ के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो पार्टिकल्स अगले को डिस्टर्ब करेंगे, वो पार्टिकल्स अगले को डिस्टर्ब करेंगे, एंड सो ऑन। तो पानी की सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, एक रिपल्स, एक वेव बन जाएगी। तो हम अब पेंसिल की मदद से उस पानी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क डन हम कर रहे हैं पार्टिकल के ऊपर। तो उस पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से उसने अगले को ऑसिलेट करवाया ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये सारी कहानी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हर पार्टिकल क्या करता है, बताने का मकसद कि हर पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता है, जिससे पानी के सरफेस के ऊपर पड़े हुए तमाम पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं और उस डिस्टर्बेंस की वजह से उस पानी की सरफेस के ऊपर एक पैटर्न बनता है। उसी पैटर्न को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पर मैकेनिकल वेव नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी है तो वेव आगे जाएगी, अगर पानी ही नहीं है, मीडियम ही नहीं है, तो वेव आगे जाएगी। आंसर है नो। जैसे यहाँ पे रस्सी होगा तो आगे जाएगा वो वेव, अगर रस्सी नहीं है तो वेव आगे जाएगी नहीं। तो पानी पे अगर आपने वेव्स को आगे भेजना है तो पानी चाहिए, सबसे पहला काम। पानी है तो हमारा वर्क होगा, पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे तो हमारी एनर्जी आगे जाएगी। तो अगर पानी ही नहीं है, अगर वो मीडियम ही नहीं है, तो क्या होगा, यस, हमारी वेव आगे जाएगी नहीं। तो दूसरी एग्जांपल आप लिख सकते हैं मैकेनिकल वेव की। दूसरी एग्जांपल क्या होगी, द वेव्स, वाटर वेव्स, सिंपल आप वाटर वेव्स कह सकते हैं। द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ये कहना चाहिए, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पानी की सरफेस के ऊपर जो वेव्स हैं, जो रिपल्स बनते हैं, वो भी इसी अंदाज में बनते हैं, कुछ इस तरह का शेप होता है उनका। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक पार्टिकल को या किसी कागज़ को या किसी पत्ते को यहाँ पे रख दें, ठीक है, और यहाँ पे हम पेंसिल की मदद से ऐसे इसको डिस्टर्ब करते हैं पानी को, तो पानी की सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे रिपल्स बनेंगे
और अगर हम इसी सरफेस के ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा या कोई पत्ता वगैरह रख दें तो उस पत्ते की मोशन को देखेंगे तो पत्ता क्या कर रहा होगा, पत्ता भी ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा। तो हर पार्टिकल क्या कर रहा होगा, हर पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा। तो अगेन मैकेनिकल वेव को गुजरने के लिए कौन ऑसिलेट करता है, कौन ऑसिलेट करता है, पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। ये याद रखिएगा, पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है, ठीक है। द पार्टिकल विल ऑसिलेट, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है मैकेनिकल वेव की, किसमें पार्टिकल ऑसिलेट करता है और हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस, ठीक है जी, वो आगे ट्रैवल करती है। तो इधर वेव जा रही है, तो वेव इधर जा रही है, मतलब जिधर डिस्टर्बेंस जाएगी उधर ही वेव को हम बोलेंगे। तो वेव का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसको बोलेंगे वेव मोशन, ठीक है। कि वेव हमारी इधर आ रही है, वेव हमारी इधर आ रही है, एनर्जी हमारी इधर आ रही है। क्या पानी के पार्टिकल्स आगे जाते हैं? नो, पानी के पार्टिकल्स आगे नहीं जाते, बल्कि पानी की वजह से जो एनर्जी है वो आगे जाती है। और हम अगर यहाँ पे खड़े होकर देखें तो पानी हमारी तरफ आ रहा होता है, बेसिकली वो वेव हमारी तरफ आ रही होती है, पानी नहीं आ रहा होता। याद रखिएगा, पानी हमारी तरफ नहीं आ रहा, एनर्जी हमारी तरफ आ रही है, ऑसिलेट करती है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, जिस वजह से एनर्जी हमारी तरफ आ रही है। और हम यहाँ से खड़े होकर देखते हैं कि पानी की एक दीवार हमारी तरफ आ रही होती है, बट वो एनर्जी होता है, वो वेव का एक फ्रंट होता है जो हमारी तरफ आ रहा होता है। खैर, तो यूँ बताने का मकसद कि पानी की सरफेस के ऊपर अगर आपको वेव्स प्रोड्यूस करनी है तो सबसे पहला काम, आपको पानी चाहिए, आपको मटेरियल मीडियम चाहिए, बिना पानी के आप वेव्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो सच टाइप ऑफ वेव इज़ कॉल्ड व्हाट, मैकेनिकल वेव। तो वाटर वेव्स भी मैकेनिकल वेव की एग्जांपल होगी, जिसको गुजरने के लिए आपको मीडियम चाहिए होगा। रस्सी के ऊपर वेव को प्रोड्यूस करवाना है तो रस्सी आपको चाहिए, मीडियम होगा तो आप उसमें वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये दोनों टाइप्स किसकी हो जाएंगी, मैकेनिकल वेव की। इसी तरह हमारे पास एक साउंड वेव भी होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, साउंड वेव। साउंड वेव, आवाज़ की लहरें, साउंड वेव। साउंड वेव जैसे मैं बोलता हूँ तो आप मेरी आवाज़ को सुन पाते हैं, तो ये मेरी आवाज़ आप तक जो आ रही है ये भी इन द फॉर्म ऑफ वेव आ रही है। अब यहाँ पे कौन मेरी आवाज़ को, मेरी एनर्जी को आगे भेज रहा है, मेरी साउंड एनर्जी को आपकी तरफ भेज रहा है? तो यहाँ पर बेसिकली इस कमरे में एयर पार्टिकल्स हैं। तो एयर के पार्टिकल्स की मौजूदगी में जब मैं बोलता हूँ तो वो एयर के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव में पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है और एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है। तो जब साउंड वेव को आगे प्रोड्यूस करना है तो हमें, जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरे सामने बहुत सारे पार्टिकल्स एयर के, वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करते हैं। तो उन पार्टिकल्स के ऑसिलेशन की वजह से साउंड एनर्जी जो है वो आगे ट्रैवल करती है। अगर वो एयर ही ना हो, अगर वो मीडियम ही ना हो, कौन सा एयर, तो आवाज़ आगे ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं मून पे चला जाऊं तो मून पे जाके मैं ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दूं तो आप, मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी नहीं। मैं अगर आपके कान में भी अगर बोलूं ना तो आपको मेरी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। अगर आप हैंड फ्री लगा लेंगे तो भी आपको आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे ज़रिया ही नहीं है, वहाँ पे मीडियम ही नहीं है ट्रैवल करने के लिए एनर्जी को। तो आवाज़ की जो वेव्स हैं वो भी हमारे पास क्या होंगी, मैकेनिकल वेव्स होंगी, राइट। तो साउंड वेव इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इन विच अगेन पार्टिकल ऑसिलेट, due to which our sound energy has to be transferred from one place to another place। तो हवा के पार्टिकल जहाँ वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, जिससे हमारी जो साउंड एनर्जी है वो आगे ट्रैवल करती है, ठीक है।
अच्छा, ये हमारे पास हो गया साउंड वेव भी हो गया। साउंड वेव को आगे मज़ीद आगे हम डिस्कस भी करेंगे, इसकी एनिमेशन में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे साउंड वेव आगे प्रोपोगेट होती है जब हम इसी मैकेनिकल वेव के आगे फर्दर टाइप्स को स्टडी करेंगे। ठीक हो गया? ओके, तो मैकेनिकल वेव क्या होती है, इसकी टाइप्स को आपने देखा और देखा कि इसमें कौन ऑसिलेट करता है, इसमें पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है और आगे वेव ट्रैवल करती है। ओके बेटा, अगली जो टाइप हमारे पास है मैकेनिकल वेव का है, दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में हम क्या देखते थे, हमें खुद से वर्क डन करना पड़ता था उस मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर। हम उसको पकड़ते थे, उसमें उसको ऑसिलेट करवाते थे, वर्क करवाते थे और हमारी एनर्जी आगे ट्रैवल होती थी। दिस इज़ कॉल्ड मैकेनिकल वे टू प्रोपोगेट आवर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। अब तरीका है नॉन मैकेनिकल वेव। अब हम खुद से उसको पकड़ के वर्क डन नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब दूसरा तरीका है जिसमें मैकेनिकल तरीका इस्तेमाल नहीं होगा, उसको बोलेंगे नॉन मैकेनिकल। ठीक है जी, तो दूसरी हमारी जो टाइप है दैट इज़ कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है जी, नॉन मैकेनिकल वेव इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब नॉन मैकेनिकल से तो आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा, इस लफ्ज़ से आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अब ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स भी एग्जिस्ट करती हैं और हम इससे बड़े ही काम लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे फंडामेंटली अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं कि अच्छा पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं, तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। मैकेनिकल का उल्टा है, तो मैकेनिकल में आपको मीडियम चाहिए और नॉन मैकेनिकल में आपको मीडियम नहीं चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, विच रिक्वायर्ड सम मटेरियल मीडियम, और ये क्या होगा, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, इसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मीडियम हो तो भी कोई मसला नहीं है, मीडियम ना हो तो भी ये गुज़र जाएंगी, तब भी ये अपनी एनर्जी को आगे ले जाएंगी, तब भी ये प्रोपोगेट कर जाएंगी। ठीक है, मीडियम हो या ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोंट केयर। ठीक है, तो ऐसी वेव को हम बोलेंगे बेटा नॉन मैकेनिकल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब अगर इसमें मीडियम ही नहीं है, जैसे ऊपर मीडियम था तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते थे जिससे एनर्जी आगे ट्रैवल करती थी, तो अब यहाँ पे तो मीडियम ही नहीं है। तो अगर मीडियम नहीं है तो फिर किस चीज़ का ऑसिलेशन होगा? ठीक है, फिर से यहाँ पे मीडियम था, उस मीडियम के पार्टिकल्स ने ऑसिलेट किया, हमारी एनर्जी आगे ट्रैवल हुई, तो पार्टिकल्स के ऑसिलेट करने से एनर्जी आगे गई। लेकिन यहाँ पे तो मीडियम ही नहीं है, तो फिर किस चीज़ का ऑसिलेशन होगा? यस, तो यहाँ पर जो ऑसिलेशन होता है वो पार्टिकल्स का नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे पार्टिकल्स जब वो कंट्रीब्यूट नहीं करते इस तरह की वेव को प्रोड्यूस करने में, एनर्जी को आगे ट्रैवल करने में, तो फिर कौन पार्टिसिपेट करता है? तो यहाँ पर आंसर है, यहाँ पे दो फील्ड होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये नाम से ज़ाहिर है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन ऑफ किन चीज़ का होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दो फील्ड्स का ऑसिलेशन होता है। अब ये फील्ड क्या है और ये वेव कैसे बनती हैं, तो इनका बनाना तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आप जाके 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे 2 साल बाद जाके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे कैसे प्रोड्यूस होती हैं।
अलबत्ता इस क्लास में हम ये दो फील्ड्स के बारे में ज़रूर पढ़ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसकी प्रोडक्शन क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कौन प्रोड्यूस करता है, इसका इफ़ेक्ट क्या है। तो ये दो फील्ड्स को तो पढ़ लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसका हमारी इस लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता इस चीज़ को, ठीक है। ये नेक्स्ट हाई क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे कि ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। लेकिन आगे जाके 2-3-4 चैप्टर के बाद जाके एक चैप्टर आएगा, उसमें आपको थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा इनकी प्रोडक्शन के बारे में कि ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, सोर्स क्या होगा इनका और ये कैसे प्रोड्यूस होंगी। लेकिन डिटेल के साथ विद एक्विजन्स जो है वो ये आप नेक्स्ट क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जिसमें आपको मीडियम नहीं चाहिए होता। अगर मीडियम नहीं चाहिए होता तो फिर इसमें ऑसिलेट कौन करता है, तो आंसर है इसमें ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का और मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि इसमें एक एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, और वो दोनों फील्ड्स आप ये एरो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एरो कभी इधर कभी ऊपर कभी इधर, लाइट ऊपर नीचे, तो ये एरोस का मतलब है कि उन डायरेक्शन में वो फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है। तो ये दोनों जो फील्ड्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, और इनके ऑसिलेशन की वजह से ये वेव आगे प्रोपोगेट करती है, ठीक है। तो ये दोनों फील्ड जो हैं ये ऑसिलेट करते हैं, और जिस डायरेक्शन में ये दोनों फील्ड्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों फील्ड्स के भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये इस डायग्राम को, इस एनिमेशन को ज़रा गौर से देखें। इसमें दोनों फील्ड्स ऑसिलेट कर रहे हैं दो एक्सिस पर। एक एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई देगा और दूसरे एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा, और तीसरे एक्सिस पर वेव मूव कर रही है, यानी कि वेव का मोशन इन दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलर है, या यूँ कहें कि तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है यानी कि वेव का मोशन, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये मेरे पास 3 मार्कर हैं, ठीक है। ये 3 मार्कर को अगर मैं ऐसे सेट करूं और ये तीनों मार्कर एक दूसरे के क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, ठीक है। ये तीनों मार्कर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा और वेव जाएगी इस डायरेक्शन में। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का मोशन। दीज आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इसमें आप ये बात नोट कर सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ वेव इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम शो करते हैं ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम ज़ाहिर करते हैं बी से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ वेव, मोशन ऑफ वेव को मैं v से ज़ाहिर कर देता हूँ, ठीक है। v, मोशन ऑफ वेव का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, वेव की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वेव की स्पीड किस डायरेक्शन में है, उसको v से ज़ाहिर कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ वेव आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे बना सकते हैं कि जिसमें ऐसे, ठीक है। ये 3 हमारे पास एक्सिस है, वो 3 मार्कर मैंने आपको दिखाए थे।
तो अगर इस एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, तो वेव किधर जा रही होगी? वेव इस डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इस तरह ये तीनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। एग्जांपल क्या होंगी? जैसे लाइट है, लाइट सूरज से ज़मीन तक लाइट आती है, तो दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, कोई सॉलिड या कोई लिक्विड या गैसेस नहीं है सूरज और ज़मीन के दरमियान, लेकिन फिर भी लाइट वहाँ से आ रही है, हीट वहाँ से आ रही है। तो लाइट एनर्जी लाइट वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, और हीट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी वेव्स हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन से जो वेव्स निकलती हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेलीविज़न वेव्स हैं, एक्स रेज़ हैं, ब्लूटूथ रेज़ हैं, रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, गैमा रेज़ हैं। तो ये सारी रेज़ जो हैं ये क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। इसके एग्जांपल में कौन कौन सी एग्जांपल शामिल हैं? नंबर 1 पे लाइट वेव्स, फिर उसके बाद हीट वेव्स, ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारे पास है टेलीविज़न वेव्स, फिर उसके बाद हमारे पास है एक्स रेज़, ठीक है जी, रेडियो वेव्स, एट्सेट्रा। तो ये सारी की सारी जो है वो क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर मैं शॉर्ट वर्ड में ऐसे भी बोल देते हैं, EM वेव्स, ये भी इसको जो है वो शॉर्ट वर्ड में कह देते हैं। E से मुराद इलेक्ट्रिक और M से मुराद मैग्नेटिक। ठीक है, तो EM वेव्स का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको शॉर्ट वर्ड में ऐसे भी बोल देते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, तो ये दो ही हमारी बुक में टाइप्स शामिल हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, हमने उसकी डेफिनेशन को देखा और इनकी हमने एग्जांपल्स को देखा। फिर हमने देखा कि मैकेनिकल वेव में कौन ऑसिलेट करता है जिससे हमारी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन ऑसिलेट करता है जिससे हमारी एनर्जी जो वो आगे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो ये हमने इसमें डिफरेंस देखा। अब आगे वेव्स की आगे मज़ीद सब जो है वो टाइप्स हैं। अब ये जो आगे टाइप्स हैं इसको मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स में हम इसको पढ़ेंगे कि मैकेनिकल वेव्स की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, सब टाइप्स हैं। तो मैकेनिकल वेव्स को हमने आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब वो 2 हिस्सों में डिवाइड क्यों किया है, किस बिहाफ पे किया है? तो आंसर है कि जब मैकेनिकल वेव्स आगे ट्रैवल करती है तो उनमें जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है वो डिफरेंट अंदाज में होता है। तो पार्टिकल्स के ऑसिलेशन के बिहाफ पे हमने मैकेनिकल वेव्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, अब हम मैकेनिकल वेव्स को थोड़ा सा मज़ीद स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑसिलेशन, के पार्टिकल्स के ऑसिलेशन के बिहाफ पे हमने मैकेनिकल वेव्स को फर्दर आगे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सो on the basis of oscillation of particles, के पार्टिकल्स के ऑसिलेशन की बुनियाद पर मैकेनिकल वेव्स की आगे 2 टाइप्स कहलाती हैं। ठीक है जी, जिनमें जो पहली टाइप है बच्चा वो है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है जी, पहली जो टाइप है वो हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। इसको हम पहले देखते हैं।
तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? देखें, ट्रांसवर्स वेव चूँकि मैकेनिकल वेव की सब टाइप है और मैकेनिकल वेव का नेचर है कि उसमें पार्टिकल्स चाहिए, मतलब एक मीडियम चाहिए। तो अगर मैकेनिकल वेव को मीडियम गुजरने के लिए मीडियम चाहिए तो ऑब्वियसली ट्रांसवर्स वेव को भी गुजरने के लिए मीडियम चाहिए, क्योंकि उसकी टाइप है। ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसफर वेव में हम क्या देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में जैसे हम ये रस्सी वाली एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रस्सी वाली एग्जांपल में हमने क्या देखा कि पार्टिकल जो है वो जो रस्सी है वो इस तरह ऑसिलेट करती है, और अगर मैंने इसको यहाँ पे सपोर्ट से बांध दूँ तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है और ये वेव जो है वो इस तरह ऑसिलेट करती है, और ये इसकी जो है वो मेन पोजीशन है जहाँ पे पहले रस्सी जो है वो बड़ी शांति में थी, बाद में हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो हमने रस्सी को क्या किया, डिस्टर्ब किया, इसके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया। और अगर आप इसके पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस को देखें, पार्टिकल्स के ऑसिलेशन को देखें, तो पार्टिकल्स किस तरह ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन जो है वो इस तरह होगा, इस तरह होगा। ठीक है, कुछ देर बाद ये जो पार्टिकल है ये नीचे आ रहा होगा, और कुछ देर ये जो पार्टिकल है ये ऊपर जा रहा होगा, इस तरह ये ऊपर जा रहा होगा, ये पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, ये नीचे, ये ऊपर। तो इस तरह ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ये इस तरह ऑसिलेशन होगा। ठीक है, पार्टिकल का ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में है, लेकिन वेव किधर जा रही है, डिस्टर्बेंस किधर जा रही है, एनर्जी किधर जा रही है। तो हमारी जो वेव की जो मोशन है वो इस तरफ है। ठीक है, ये जो है ये कहलाएगा वेव मोशन। तो वेव का मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो डिस्टर्बेंस है वो जा रही है टूवर्ड्स राइट। ठीक है जी, टूवर्ड्स राइट भी जा सकती है, लेफ़्ट भी आ सकती है, डजेंट मैटर। लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है और वेव का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों के डायरेक्शंस को देखें तो दोनों के डायरेक्शन में ये है जी पार्टिकल का ऑसिलेशन इस तरह, और वेव का मोशन है जी इस तरफ। ठीक है, ये मैं इसको बोलूँगा v कह देता हूँ। v से मुराद वेव इस तरफ जा रही है, मतलब वेव की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक हो गया, और पार्टिकल जो है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। ठीक है, वेव के पार्टिकल उस मीडियम के पार्टिकल्स किस तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक हो गया यहाँ तक। तो जिस तरह वेव मूव करती है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलरली। पार्टिकल्स का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर हो रहा होता है, किसके परपेंडिकुलर, वेव की मोशन के परपेंडिकुलर। यस, तो ऐसी टाइप को, ऐसी वेव को, ऐसी मैकेनिकल वेव को हम नाम देंगे ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि डेफिनेशन, चले मैं इसको शॉर्ट वर्ड में लिख देता हूँ। पार्टिकल्स ऑसिलेट परपेंडिकुलरली to the direction of motion of wave। ठीक है जी, कि इसमें पार्टिकल्स का मोशन, पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली होता है। तो ऐसी वेव को हम क्या नाम देंगे, ट्रांसवर्स वेव का नाम देंगे। जैसे रस्सी पर बंधने वाली वेव्स कैसी मानी जाएंगी, ट्रांसवर्स वेव। हैं तो मैकेनिकल है, लेकिन मैकेनिकल की टाइप में किस में आएंगी, ट्रांसवर्स वेव में आएंगी। इसी तरह पानी की सरफेस के ऊपर जो वेव बनती हैं, पानी की सरफेस के ऊपर जो वेव बनती हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो कागज़ का टुकड़ा है इसको आप पार्टिकल समझ लें, और वेव आगे ट्रैवल कर रही हैं और पार्टिकल्स किधर मूव कर रहे हैं। जैसे अब एनिमेशन में भी आप देख सकते हैं कि एनिमेशन के अंदर
आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स का मोशन ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो वेव है वो आगे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑसिलेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। तो ऐसी वेव को हम क्या नाम दे देंगे? ट्रांसवर्स वेव का नाम दे देंगे। जी, यहाँ तक होगा क्लियर? अच्छा जी, अब इसमें जो ट्रांसवर्स वेव होता है, इसकी जो पहचान होती है कि हमें कैसे पहचानेंगे कि इसमें ये ट्रांसवर्स वेव है। एक तो हो गया ना कि पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऑसिलेट करते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 का एंगल बनाते हैं। 90 का एंगल होता है बिटवीन द ऑसिलेशन एंड वेव मोशन। और इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि वेव के कुछ पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन से ऊपर है, जैसे ये वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या है? मेन पोजीशन से ऊपर ऊपर हैं। और इसी तरह ये जो पार्टिकल है, ये 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 मेन पोजीशन से नीचे नीचे हैं। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स ने ये वाला शेप बनाया हुआ है, और ये जो नीचे वाले पार्टिकल इन्होंने ये वाला शेप बनाया हुआ है। इसी तरह अगले ये वाला शेप है और ये वाला शेप है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल जो कि ऊपर मेन पोजीशन से ऊपर रहते हैं, ठीक है, मेन पोजीशन से ये ऊपर रहते हैं और इस तरह का पैटर्न बनाते हैं। इस पैटर्न को हम नाम देंगे जो कि इन पार्टिकल्स ने बनाया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेस्ट। और वो वाला पैटर्न जो कि मेन पोजीशन से नीचे वाले पार्टिकल्स ने बनाया होता है, ये वाला पैटर्न, यहाँ पे भी तो पार्टिकल्स होंगे ना, ये वाले बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो इन पार्टिकल ने जो पैटर्न बना रखा है दैट इज़ कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव की पहचान होती है कि इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं, ये इनकी पहचान है। ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ आर मेड इन ट्रांसवर्स वेव, ये इनकी पहचान है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, क्रस्ट एंड troughs are formed in transverse waves। ठीक है जी, तो ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, ये इनकी जो है वो पहचान है। क्रस्ट एंड ट्रफ्स are formed in transverse waves, point to be noted। यही आगे जाके डिफरेंस हम देखेंगे अगली टाइप्स के अंदर, राइट जी बेटा। यहाँ तक हो गया क्लियर कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, उसमें पार्टिकल्स किस तरह ऑसिलेट करते हैं, डिस्टर्बेंस किधर जा रही होती है, पार्टिकल्स किधर वाइब्रेट करते हैं, और वेव का जो फॉर्मेशन होता है वो क्रस्ट और ट्रफ की शक्ल में होता है। ठीक है, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक मुकम्मल वेव बनाते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट जो वेव है वो किसके बराबर होती है? वन कंप्लीट वेव, वन कंप्लीट वेव, मतलब वन कंप्लीट वेव का मतलब कि एक क्रस्ट और दूसरा ट्रफ। ठीक है, ये एक वेव कहलाएगी। ठीक हो गया, ये याद रखिएगा। यानी कि जब मैं रस्सी को एक बार ऑसिलेट करवाऊं, तो एक बार ऑसिलेट का मतलब कि मैं जहाँ से मैंने चला मैं दोबारा वहाँ पे आ गया, एक वाइब्रेशन मुकम्मल की, एक ऑसिलेशन मुकम्मल किया, उस एक ऑसिलेशन में इस तरह का एक पैटर्न बनेगा, एक वेव बनेगी जिसमें एक क्रस्ट होगा और एक ट्रफ होगा। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ से मिलकर
एक वेव बनती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेव है। तो इस वेव की कोई ना कोई लंबाई तो होगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो है इसको हम नाम देते हैं वेव लेंथ, कि एक वेव की जो लंबाई है उसकी जो लेंथ है उस लेंथ को हम क्या नाम देंगे, वेव लेंथ। क्या नाम देंगे, वेव लेंथ, यानी कि वेव की लंबाई। वेव लेंथ का मतलब वेव की लंबाई। तो वेव की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होगी, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यहाँ तक एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेव बनाते हैं, और उस वेव की लंबाई को क्या नाम देंगे, वेव लेंथ नाम देंगे। ठीक हो गया। और वेव लेंथ जो है इसको हम डिनोट करेंगे एक सिंबल की मदद से, और इसका सिंबल होता है लैम्डा। ठीक है जी, इसका सिंबल बेटा क्या होगा, इसका सिंबल होगा लैम्डा। सो लैम्डा इज़ अ सिंबल ऑफ वेव लेंथ। ठीक है जी। तो चूंकि ये एक वेव की लेंथ का नाम है, तो फिर वेव लेंथ का यूनिट क्या होगा, हर तरह की लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। यस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ वेव लेंथ, वो हमारे पास क्या होगा, मीटर। राइट। सिंबल क्या है, सिंबल लैम्डा है। ठीक है। और ये एक कंप्लीट वेव होती है जिसको हम, इसकी जो एक कंप्लीट वेव की जो लंबाई होती है उसको वेव लेंथ कहते हैं। सिंबल उसका लैम्डा होता है, यूनिट उसका क्या होता है, मीटर होता है। जी बच्चों, यहाँ तक हो गया क्लियर। तो वेव लेंथ की भी डेफिनेशन क्या होगी, वेव लेंथ को फिर हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, वेव लेंथ को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। जो हमारी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है उसको हम देख लेते हैं कि उसने कैसे उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है। देखें कि ये हमारे पास जो है ये कंप्लीट वेव है। इस तरह मैं इसको बनाता हूँ वेव को, बल्कि यहाँ से देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्रस्ट है। ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। तो एक क्रस्ट और अगला जो क्रस्ट है कंजेक्टिव क्रस्ट, दो लगातार क्रस्ट, टू कंजेक्टिव क्रस्ट, या ये एक ट्रफ है और उसके साथ अगला ट्रफ, टू कंजेक्टिव ट्रफ। तो दो कंजेक्टिव क्रस्ट या दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियानी फासले को वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि दो लगातार ऊपर वाली पीक्स को ले लें या दो लगातार नीचे वाली पीक्स को ले लें, तो इन दोनों पीक्स के दरमियानी जो फासला होगा उस फासले को, उस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, वेव लेंथ नाम देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन जाएगा, वेव लेंथ बन जाएगा। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास एक वेव लेंथ बन जाएगी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछूं कि इस डायग्राम में मैंने कितनी वेव्स को शो किया हुआ है, तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेव, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी वेव, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरी वेव। तो टोटल 3 वेव्स मैंने शो की हुई हैं। ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछूं कि ये जो डायग्राम है इसमें जो वेव आपको दिखाई दे रही हैं इसकी लेंथ बताएं, तो क्या आंसर देंगे आप, 3 लैम्डा। ठीक है। क्योंकि इसमें 3 वेव्स हैं, तो तीनों वेव्स का जो लेंथ होगा, एक वेव की जो लंबाई है वो लैम्डा के बराबर है, तो 3 वेव की लंबाई किसके बराबर होगी, 3 लैम्डा के बराबर होगी। तो यस, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेव्स की जो लेंथ, टोटल लेंथ बनेगी वो किसके बराबर होगी, 3 लैम्डा के बराबर होगी। जी बच्चों, यहाँ तक होगा क्लियर। अच्छा, आगे चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ जो कि कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव की एक और बात याद रखनी है कि ये जो वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव, ये अमूमन इनको प्रोड्यूस करने के लिए जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा चाहिए होती है। इनको प्रोड्यूस होने के लिए, इनको आगे प्रोपोगेट करने के लिए इलास्टिसिटी वाली जो प्रॉपर्टी है ना उस मीडियम की, वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तब ये आसानी से आगे ट्रैवल कर पाएंगी। और दूसरा, जो इलास्टिसिटी होती है वो ज़्यादा किस मटेरियल के पास होती है, तो
तो आंसर है सॉलिड के पास होती है। इस वजह से ये जो वेव्स हैं ये आपको सॉलिड्स में ही नज़र आएंगी, ठीक है। इन वेव्स पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो वेव्स हैं ये आपको कहाँ पर दिखाई देंगी, सॉलिड्स में, एज वेल एज लिक्विड्स सरफेस, ठीक है जी। ये आपको या तो सॉलिड्स के अंदर या लिक्विड्स की सरफेस में आपको दिखाई देंगी। तो चूंकि ये सरफेस पे दिखाई देती हैं इसीलिए इनका एक और नाम भी है सरफेस वेव्स। इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसवर्स वेव, it is also known as surface waves। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे पानी में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो एक तो पानी की सरफेस के मालिक्यूल डिस्टर्ब होते हैं, तो पानी के सरफेस के मालिक्यूल्स के जस्ट जो नीचे मालिक्यूल्स हैं, सरफेस के जस्ट नीचे जो मालिक्यूल्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, तो वहाँ पर जो वेव बनेगी वो ट्रांसवर्स नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा। सिर्फ पानी की सरफेस के ऊपर जो वेव्स बनती आपको दिखाई देंगी वो ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन उन सरफेस के जो नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, उनमें जो वेव पैदा होगी वो ट्रांसवर्स नहीं है। वो फिर कौन सी होंगी? यस, वो हम आगे पढ़ने लगे हैं, जो कि इसकी दूसरी टाइप है मैकेनिकल की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक हो गया? तो ये नोट हो गया बेटा। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं किसके ऊपर? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पर। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, यहाँ पर क्या होगा? जैसे ट्रांसवर्स वेव की मैंने एग्जांपल आपको दी थी, रस्सी पर बनने वाली वेव्स हैं और पानी की सरफेस के ऊपर बनने वाली वेव्स हैं। ठीक है, द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड द वेव्स ऑन द स्ट्रिंग आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। बट जैसे हमने शुरू में मैकेनिकल की साउंड वेव की बात की थी, तो साउंड वेव का जो नेचर होता है वो है तो मैकेनिकल, लेकिन मैकेनिकल के साथ साथ वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आएंगी, ना कि वो ट्रांसवर्स वेव में आएंगी। क्यों आएंगी? जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, तमाम के तमाम जो डॉट, ब्लैक डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सारे उसके मीडियम के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा इस वीडियो को देखकर, इस एनिमेशन को देखकर, कि जैसा कि वो तमाम पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं। नहीं, आप किसी एक पार्टिकल के ऊपर फोकस रखें। जैसे जो रेड पार्टिकल आपको नज़र आ रहा है, उस रेड पार्टिकल को आप देखें ज़रा ध्यान से, तो वो रेड पार्टिकल आगे जा रहा है? नहीं जा रहा। तो रेड पार्टिकल अपनी ही जगह पर रहते हुए ओसिलेट कर रहा है, और वो ओसिलेशन के दौरान वो साथ वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है। साथ वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होता है, वो ओसिलेट करता है, वो अगले को डिस्टर्ब करता है, अगला फिर अगले को डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह अपनी वो डिस्टर्बेंस है वो आगे पहुंच जा रहा है। क्या पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं? तो पार्टिकल्स आगे जाते हुए आपको दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो आगे जा नहीं रहे, जस्ट ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी ही जगह पर रुकते हुए, और वो आगे अपनी एनर्जी को, अपनी डिस्टर्बेंस को आगे भेज रहे हैं। तो वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स राइट। ठीक है, राइट साइड पे वेव जा रही है। और पार्टिकल्स का मोशन देखें ज़रा, पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी ऑसिलेट कर रहे हैं। तो वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल भी इस ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ये वेव जा रही है, पार्टिकल भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ये वेव जा रही है, पार्टिकल भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो ये जो टाइप ऑफ वेव है जो कि मैकेनिकल की है, सच टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कि इसमें आपने देखा
कि जो पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, मैं पार्टिकल्स को कुछ ऐसे लाइंस की शक्ल में भी ड्रा आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास पहले पार्टिकल ऐसे थे, ठीक है, ये जो लाइन ड्रा कर रहा हूँ ये फ़र्ज़ करें वो पार्टिकल्स हैं जो कि अभी आपने एनिमेशन में देखे हैं। लाइंस की भी वैसे आपको एनिमेशन में दिखा देता हूँ, आप साथ में देख सकते हैं कि लाइन में एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। तो पहले मैंने इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, ये जाके टकराया और ये जो करीब करीब वाली जो लाइन है ये आपस में करीब करीब आ जाएंगी, ठीक है। तो ये लाइन आपस में क्या आ गई बेटा, ऐसे करीब करीब आ गई। साथ एनिमेशन भी देखते लाइन आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और बाकी लाइन अभी दूर दूर है, ठीक है, ये बाकी लाइन अभी जहाँ वो क्या है, दूर दूर है। ये लाइंस क्या हैं, ये लाइन जो है वो मीडियम के पार्टिकल्स को ज़ाहिर कर रही हैं, राइट। अच्छा, फिर क्या होगा, ये जो लाइंस करीब करीब आ गई हैं ये डिस्टर्ब हो गई हैं, ये अपने आप को दोबारा फिर स्टेबल करना चाहती हैं, तो ऐसे एक्सपैंड होंगी। तो पहले क्या हो गई थी, कंप्रेस हो गई थी, ठीक है, कंप्रेस हो गई थी, फिर वो क्या करेंगी, एक्सपैंड होगी। जब वो एक्सपैंड होंगी तो अपने आसपास के मालिक्यूल्स को भी अगेन क्या कर देंगी, एक्सपैंड होते वक्त डिस्टर्ब कर देंगी। तो जब ये डिस्टर्ब करेगी इसको, तो ये ख़ुद अपने आप को एक्सपैंड कर लेगी और साथ वाले को क्या कर लेगी, डिस्टर्ब कर देगी। तो ये अपने आप को इसने कर लिया एक्सपैंड और साथ वाली को इसने क्या कर दिया, डिस्टर्ब। तो डिस्टर्ब को मैं ऐसे पास पास लाइन से जब वो शो कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी लाइन ऐसे खुली खुली हैं, मतलब अभी वो डिस्टर्ब नहीं हुई है। तो हमारा जो डिस्टर्बेंस था यहाँ पर वो यहाँ पे मुंतकिल हो गया। अब ये क्या करेंगी, ये वाली पार्टिकल अपने आप को एक्सपैंड करेंगी और एक्सपैंड करते वक्त अपने जो करीब करीब हैं आसपास की जो पार्टिकल्स हैं उसको क्या कर देंगी, कंप्रेस कर देंगी और अपने आप को एक्सपैंड कर लेंगी, ठीक है। तो अपने आप को एक्सपैंड कर लेंगी और आसपास का जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी पार्टिकल्स, और अपने आप को ये एक्सपैंड कर लेंगी और साथ वाले पार्टिकल्स को ये क्या कर देंगी, ऐसे डिस्टर्ब कर देंगी, ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट किया था, वो डिस्टर्बेंस यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे चला गया। तो वेव का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, वेव तो जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये है वेव का मोशन। और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं, यस। तो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, यूं इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है, यस ये। तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, क्लियर। तो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं पैरेलल टू द मोशन ऑफ द वेव। तो वेव बेटा जा रही है इस डायरेक्शन में, वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, वेव जा रही है इस डायरेक्शन में। तो पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट कर रहे हैं, यस। तो अगर वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, दैट इज़ ये हमारे पास है v, तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो जब वो वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो पैरेलल यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरेलल, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ठीक है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, कि पार्टिकल जो है वो वेव की मोशन के पैरेलल ऑसिलेट करते हैं, पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। और एंगल फिर क्या बना रहे हैं, एंगल दोनों के दरमियान क्या है, पार्टिकल्स की ऑसिलेशन और वेव स्पीड के दरमियान एंगल 0 है, और यहाँ पे एंगल कितना था, 90 डिग्री था। इज़ इट क्लियर। ये साथ साथ आप फ़र्क भी देख सकते हैं इनमें फ़र्क क्या है। जी बेटा यहाँ तक होगा क्लियर। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, जिसमें पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन होता है वो वेव की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होता है, ठीक है, जैसे साउंड वेव है। तो एनिमेशन में आपने देखा था कि कैसे
जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव का जो मोशन है एनर्जी किस तरफ जब वो प्रोपोगेट कर रही है। तो वो जो एनिमेशन आपने देखा था ये हमारे पास साउंड वेव्स का है कि साउंड वेव ऐसे ट्रैवल करती हैं, ठीक है। इसी तरह एक और एनिमेशन आप देख सकते हैं कि दरमियान में जब वो स्पीकर पड़ा हुआ है और स्पीकर जो है वो उससे आवाज़ जो है वो क्रिएट हो रही है और आसपास के चारों तरफ जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं। जब सारे चारों तरफ वो पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे तो आवाज़ जो है वो हर डायरेक्शन में जो है वो जाएगी ड्यू टू द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द एयर पार्टिकल्स। तो अगर आवाज़ इधर जा रही है तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे। अगर आवाज़ इधर आ रही है तो इधर आवाज़ इधर आ रही है तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। आवाज़ इधर जा रही है तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में आवाज़ जाएगी तो पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। यानी कि इन जनरल द पार्टिकल ऑसिलेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ऐसी वेव को हम क्या नाम दे देंगे बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर। ये जो वेव है ये आपको हर मीडियम में ही दिखाई पड़ सकती है। यस, ये क्या था, ये आपको सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पे आपको सिर्फ दिखाई देंगी, ठीक है। इस वजह से इसको हमने नाम दे दिया था सरफेस वेव्स, जो कि सॉलिड और सरफेस पे आपको दिखाई देंगी। लेकिन ये जो वेव्स हैं ये आपको हर मीडियम में दिखाई दे सकती हैं। ये आपको सॉलिड में भी पाई जा सकती हैं, ये आपको लिक्विड्स में भी पाई जा सकती हैं एंड गैसेस में भी पाई जा सकती हैं, ठीक है। साउंड वेव गैसेस की एग्जांपल है। तो पानी के अंदर जो पानी की सरफेस को छोड़ के पानी का अंदरूनी हिस्सा जो है वहाँ पे जो वेव्स पैदा होंगी वो वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होंगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। वो वेव्स कैसी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होंगी। ये बात याद रख लें, पॉइंट टू बी नोटेड। सॉलिड में पाई जा सकती हैं, लिक्विड्स में पाई जा सकती हैं, गैसेस में पाई जा सकती हैं। इसको मैं लिख देता हूँ अकरेंस, कि ये कहाँ कहाँ पे अकर हो सकती है, ठीक है। इनका जो अकरेंस है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में हो सकता है। अच्छा जी, अब इसकी पहचान क्या है। अब अगर आप देखें ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये हमारे पास मीडियम है, ठीक है। इस मीडियम के पार्टिकल्स को मैंने लाइन से ज़ाहिर किया हुआ है। अब देखें कुछ पार्टिकल मतलब कि कुछ लाइन मैंने करीब करीब ज़ाहिर की हुई हैं, ठीक है। और कुछ लाइंस के दरमियान फासला मैंने ज़्यादा बनाया हुआ है। कुछ लाइंस करीब हैं, कुछ लाइन जब वो दूर दूर हैं, कुछ लाइन करीब हैं, कुछ लाइन दूर दूर है। तो वो वाला हिस्सा मीडियम का, वो वाला हिस्सा जहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में करीब करीब होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, करीब करीब होते हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में क्लोज्ड हैं। तो इस हिस्से को, मीडियम के इस हिस्से को हम नाम देते हैं, जो कि पार्टिकल्स क्या है, कंप्रेस्ड हालत में है ना, करीब करीब हैं, दबे हुए हैं। इसलिए इस दबे हुए हिस्से को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, कंप्रेशन। और वो पार्टिकल जो कि दूर दूर हैं, वो पार्टिकल जो क्या हैं, वो दूर दूर हैं, जिन लाइंस को मैंने दूर दूर ज़ाहिर किया था। तो ये वाले पार्टिकल्स, मीडियम का वो वाला हिस्सा, मीडियम का वो वाला हिस्सा जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो इसको बोलेंगे रेयरफेक्शन। क्या नाम देंगे, रेयरफेक्शन। यस। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की पहचान होती है कि इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। इसकी पहचान होती है कि इसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। इज इट क्लियर? यस, ये इसमें पहचान है। अच्छा, अब इसमें हम वेव की जो लंबाई है वो कैसे मापेंगे। जैसे यहाँ पे हमने वेव की लंबाई को माप लिया था कि एक क्रस्ट और अगला क्रस्ट, या एक ट्रफ या अगला ट्रफ, उनके दरमियान जो फासला था, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स आर ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें हम डिफाइन करेंगे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के हिसाब से, कि एक कंप्रेशन और अगली कंसेक्टिव जो कंप्रेशन है उनके दरमियान जो फासला है, या एक रेयरफेक्शन और अगला जो रेयरफेक्शन है उनके दरमियान जो फासला है, उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। क्लियर? यस।
तो वन वेवलेंथ यहाँ पे किसको हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास, जैसे मैंने बोला था कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेव बनाती हैं, इसी तरह एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन मिलकर क्या बनाएगा, एक कंप्लीट वेव बनाएगा। तो यहाँ से लेकर यानी कि ये हमारे पास जो है वो कंप्रेशन है और ये हमारे पास क्या है, रेयरफैक्शन है। खुले खुली लाइंस जो है वो रेयरफैक्शन को ज़ाहिर करती हैं। तो ये वाला हिस्सा हमारे पास हो गया कंप्रेशन और ये वाला हिस्सा हो गया रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास एक कंप्लीट वेव कहलाएगी और इस एक कंप्लीट वेव की जो लंबाई है उसको हम क्या नाम देंगे, लैम्डा। ठीक हो गया। या इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कंप्रेशंस हैं और ये हमारे पास रेयरफैक्शन है, फिर हमारे पास कंप्रेशन आ जाती है, तो एक कंप्रेशन और अगली कंप्रेशन तक का जो फासला है ये कहलाता है क्या बेटा, वेव लेंथ। ठीक हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड व्हाट, वेव लेंथ। तो ये हमारे पास कहलाएगा बेटा वन वेव लेंथ। यूनिट इसका वही होगा मीटर जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। तो चूँकि ये जो वेव है ये मीडियम के पार्टिकल्स को कंप्रेस और रेयरफैक्शन, ठीक है, उसको कंप्रेस करती है, दबाती है, फिर उसको स्ट्रेच करती है, दबाती है, स्ट्रेच करती है, दबाव में लेकर आती है पार्टिकल्स को। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रेशर वेव्स। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल का दूसरा नाम क्या हो सकता है, प्रेशर वेव्स, क्योंकि ये प्रेशर एग्जर्ट करती है, प्रेशर दबाती है। इज इट क्लियर? ओके। अब अगर बात छोटी छोटी बातें जब वो नोट करनी है आप लोगों ने इसके साथ साथ, तो कंप्रेशन में जो डेंसिटी है और वॉल्यूम है उसका क्या होगा, सोचें ज़रा। मालिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अगर वॉल्यूम कम हो जाता है डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यस। तो कंप्रेशन में, ठीक है, कंप्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं ना कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस तो सेम है, ठीक है जी। यहाँ पे जो कंप्रेशन में जो पार्टिकल्स हैं वो तो ना कम हो रहे ना ज़्यादा हो रहे, तो मैस तो सेम रहेगा। तो अगर मैस सेम रहेगा तो वॉल्यूम और डेंसिटी के दरमियान कैसा रिलेशन हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम कम होगा, यानी कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कंप्रेशन की जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है। और रेयरफैक्शन में देखें तो रेयरफैक्शन में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यस। तो रेयरफैक्शन की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, कम होती है। क्लियर? तो वॉल्यूम कंप्रेशन में कम, डेंसिटी ज़्यादा। और रेयरफैक्शन के अंदर ये इसका उल्टा होगा, तो उसमें हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा होगा और डेंसिटी है वो कम होगी। ठीक हो गया बेटा यहाँ तक? तो इसको आप बेटा नोट कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक था हमारा। इसके साथ ही आज का जो टॉपिक हमारा वो बेटा ख़त्म होता है।